ये सबसे पहली बात जो मैं बता रहा हूं, ये मेरे दादाजी के साथ हुआ था। ये बात तब की है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। उन दिनों मेरे दादाजी ब्रिटिश आर्मी में थे। तो उन दिनों उनकी ड्यूटी कराची के समुद्र के पास लगी थी। वो हर रात उस समुद्र के पास गश्त लगाने जाते थे। तो उस रात भी वो उस समुद्र के पास ही गश्त लगा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि समुद्र में थोड़ा दूर एक लड़की पत्थर पर बैठी अपने बाल बना रही थी। उसको देख के दादाजी को बहुत हैरानी हुई कि इतनी रात कौन लड़की ऐसे समुद्र के अंदर बाल बना रही है। तो वो चुपके से उस लड़की के पास जाने लगे, उसको ठीक से देखने के लिए। लेकिन उस लड़की को पता नहीं कैसे पता चल गया। उसने एकदम से मुड़ के दादा की तरफ देखा और उसी वक्त पानी में कूद गई। उसके कूदते ही दादा भाग के पानी में गए उसको देखने के लिए, लेकिन तब तक वो गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद भी दादा बहुत बार रात में उस समुद्र के पास जाते उस लड़की को देखने के लिए, लेकिन वो लड़की उन्हें फिर कभी नहीं दिखाई दी। दादाजी बताते थे कि वो लड़की पक्का एक जलपरी थी। ये दूसरी कहानी तब की है जब देश आजाद हो चुका था। देश आजाद हो जाने के बाद दादा की सरकारी नौकरी लग गई थी। वो राउरकेला स्टील प्लांट में काम किया करते थे। एक बार उनके गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। बहुत से लोग मारे भी गए थे। लेकिन दादाजी तब गांव में नहीं रहते थे। तो बाढ़ का पानी उतर जाने के कुछ दिन बाद एक बार दादाजी ने सोचा कि गांव जाके उनके घर की मरम्मत कर ली जाए। तो उस दिन उन्होंने दिन भर घर की साफ सफाई की और फिर रात में खाना खा के सोने लगे। तो सोते सोते उनको टॉयलेट लगी, तो वो डब्बा उठा के गांव के पीछे खेत में चले गए। वहां वो जिस जगह बैठे थे वहां एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ लगा था। दादाजी वहां बैठे ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी उस पीपल के पेड़ से नीचे उतर रहा था। वो देख के दादाजी को बहुत हैरानी हुई कि इतनी रात कौन पीपल के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अंधेरे की वजह से उनको साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो उन्होंने दूर से ही आवाज दे के पूछा, कौन हो भाई और झाड़ पे क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बोला, अरे जहीर, हमको नहीं पहचाने क्या? दादा बोले, नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो वो आदमी बोला, अरे हम तिवारी हैं, बाढ़ से हम डूब के मर गए थे, इसीलिए तब से हम इसी झाड़ पे ही रहते हैं। इतना बोलकर वो आदमी फिर से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो देखते ही दादाजी ने डब्बा वहीं फेंका और वहां से भाग गए। ये अगली कहानी भी आज से करीब 50 साल पहले की है। दादा एक बार ट्रेन से अपने गांव जा रहे थे। तो अपने स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो रात हो चुकी थी। सर्दियों का मौसम था, ठंड भी बहुत पड़ रही थी। स्टेशन से निकलकर वो बस अड्डे की तरफ जाने लगे अपने गांव की बस पकड़ने के लिए। लेकिन बस अड्डे पर पहुंचे तो देखा कि टाइम ज्यादा होने की वजह से वहां एक भी बस नहीं थी। यहां तक कि दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। तो दादा ने सोचा कि अब सुबह तक बस के आने का कौन इंतजार करेगा, मैं पैदल पैदल ही निकल पड़ता हूं। वहां से उनका गांव 5-6 किलोमीटर दूर था। तो दादाजी अकेले ही पैदल पैदल अपने रास्ते जाने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनको अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दादाजी खुश हो गए। उनको लगा कि चलो कोई तो मिला साथ देने के लिए। उन्होंने पलट के देखा तो एक आदमी पीछे पीछे आ रहा था। तो दादा ने वहीं से उसको आवाज दी, पूछा, कौन से गांव जा रहे हो भाई? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा हो गया। दादाजी भी फिर कुछ नहीं बोले और चलते रहे। वो आदमी लगातार दादाजी के पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन उनके रुकते ही वो भी रुक जाता। दादा उसको देखने के लिए जब दाएं मुड़ते तो वो बाएं हो जाता, और जब बाएं मुड़ते
तो वह दाएं हो जाता। दादाजी बहुत परेशान हो गए कि यह आदमी कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है। कुछ ही देर बाद दादाजी को यह बात समझ आ गई कि यह पक्का कोई इंसान नहीं है। रास्ते में ही एक जगह पड़ती थी जहां 3 पुल बने थे। लोग बताते थे कि उन पुल के ऊपर एक शैतान रहता है। दादाजी समझ गए कि यह जरूर वही शैतान है, तो पुल को पार करते हुए वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे और वो पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने वो तीनों पुल पार कर लिए। तीसरा पुल पार करने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी वहीं पुल के ऊपर ही खड़ा था और उनकी तरफ देख के हाथ हिला रहा था। ये अगली कहानी एक खबीस की कहानी है। ये आज से करीब 25 साल पहले मेरे अब्बा के साथ हुआ था। उस जमाने में आबादी बहुत कम हुआ करती थी। मेरे अब्बा का एक किराने का स्टोर था और वो उसी पे बैठा करते थे। उनका एक दोस्त भी था जिसने अब्बा से कुछ कर्जा लिया हुआ था, जिसे वो रोज थोड़ा थोड़ा दे के चुकाता था। अब्बा की आदत थी कि वो हर रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने उस दोस्त के यहां चले जाते थे बातें करने के लिए और उससे पैसे भी ले आते थे। तो एक रात ऐसे ही रोज की तरह अब्बा अपने दोस्त के घर से रात करीब 12 बजे वापस आ रहे थे। वो सर्दियों का मौसम था। बीच में एक रास्ता पड़ता था जो कि बिल्कुल सुनसान रहता था। तो अब्बा जब उस रास्ते पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कूड़े के ढेर के बीच में एक आदमी सो रहा था। अब्बा ने सोचा कि कौन बेचारा इतनी ठंड में ऐसे कचरे के ढेर में सो रहा है। तो अब्बा उसके पास गए और बोले, अरे भैया, ऐसे क्यों कचरे के ढेर में पड़े हो? तुमको ठंड नहीं लग रही क्या? उन्होंने बस इतना ही बोला था कि वो आदमी गुर्राते हुए उनसे बोला, तू रोज इधर से ही जाता है ना? मैं रोज तुझे देखता हूं, तो चुपचाप अपने रास्ते चला जा। उसकी बात सुनते ही अब्बा समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि खबीस है। खबीस एक ऐसा जिन होता है जिसको गंदगी वाली जगहों पर रहना पसंद होता है। उस दिन के बाद वो फिर कभी अब्बा को दिखाई नहीं दिया। ना ही अब्बा ने वहां से आते हुए कभी उस कचरे के ढेर की तरफ देखा। ये कहानी जो मैं अब बता रहा हूं, ये आज से 19 साल पहले की है, जब मैं 15 साल का था। मेरे भाई की एक किराने की दुकान थी और जिस एरिया में वो दुकान पड़ती थी वहां चोरी वगैरह होने का बहुत डर रहता था। तो एक दिन मेरी अम्मी मुझसे बोली कि जब तेरा भाई रात में दुकान बंद करके आ जाता है तो तू दुकान पे ही जाके सो जाया कर, उससे दुकान की हिफाजत भी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे वो एरिया पसंद नहीं है, मैं वहां नहीं सोऊंगा। लेकिन अम्मी ने मुझे जबरदस्ती वहां भेजने के लिए मना लिया। हर रात मैं खाना खा के वहां सोने चला जाता था। फिर एक दिन जब मैं दुकान में गया तो मुझे वहां से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे अगरबत्ती में से आती है। दुकान में एक अगरबत्ती का बॉक्स भी रखा हुआ था। मैं समझ गया कि वो स्मेल जरूर उसी बॉक्स में से ही आ रही होगी। उसके बाद मैं वहीं सो गया। लेकिन फिर सोते सोते रात में अचानक कोई मेरे ऊपर आके बैठ गया। वो बोझ इतना ज्यादा था कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। मैं मन ही मन दुआएं पढ़ने लगा, तो दुआएं पढ़ने से वो बोझ मेरे सीने से हट गया। मैं उसी वक्त तेजी से वहां से भागता हुआ अपने घर आ गया और घर वालों को वो पूरी बात बताई। तो अम्मी बोली कि ये पहले से ही वहां नहीं जाना चाहता था, ये जरूर वहां ना सोने का बहाना बना रहा है। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर एक हफ्ते बाद मैं फिर से उस दुकान में सो रहा था, तो रात में फिर से मेरे साथ वैसा ही हुआ। मुझे अपने सीने पे बहुत ज्यादा बोझ महसूस होने लगा। मैं किसी तरह वहां से भागा और अपने घर आ गया। मैंने अपने घर वालों से बोला कि मैं उस दुकान पर अब नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होते। उसने कहा कि वो अब खुद
मेरे साथ दुकान में सोएगा। और फिर अगली रात हम दोनों दुकान में सोने के लिए पहुंच गए। मेरे भाई ने कहा कि मैं तेरी जगह सोता हूं और तू जाके कोने में सो जा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज वो भूत आके भैया को पकड़ ले तो इन्हें पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। फिर रात में मुझे मेरे भाई के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, अफजल अफजल जल्दी उठ। वो मुझे जोर जोर से पकड़ के हिला रहा था। मैं उठा तो वो बोला कि जल्दी से यहां से भागो। तो हम दोनों वहां से भागने लगे। मेरे भाई ने बताया कि वो भूत उसके सीने पे आके बैठ गया था, लेकिन वो जैसे ही चिल्लाया कि कौन है तो वो वहां से भाग गया। तब जाके घर के सब लोगों को यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलता था। तो अगले ही दिन मेरी मम्मी ने एक मौलाना को बुलाकर दिखाया तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले तुम्हारी दुकान के पीछे वाली गली में एक जिन्नात का लश्कर जा रहा था। तो उनमें से एक जिन तुम्हारी दुकान में अगरबत्ती की महक से वहीं रुक गया है और वही तुमको परेशान कर रहा है। मौलाना ने हमसे वो अगरबत्ती का डब्बा दुकान से हटा देने को कहा। उसके बाद उन्होंने पूरी दुकान को कुछ पढ़ के बांध दिया। उसके बाद से मेरे साथ फिर कभी वैसा कुछ नहीं हुआ। ये अगली कहानी एक छलावे की है। ये बात साल 2008 की है, जब मैं हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में जॉब करता था। रहने के लिए वहां हमको एक घर भी मिला हुआ था। मैं और मेरा एक दोस्त अजय, हम दोनों बहुत अच्छे से वहां रह रहे थे। रात में जब भी हमें टॉयलेट के लिए जाना होता था तो हम उस घर के सामने लगे एक इमली के पेड़ के नीचे जाके टॉयलेट कर आते थे। लेकिन हम दोनों को ही बहुत बार ऐसा महसूस होता था कि जब हम उस पेड़ के नीचे खड़े होते थे तो कोई ऊपर से सीटी मारता था। तो एक दिन हमने मैनेजर से बोल दिया कि हम उस घर में नहीं रहना चाहते, हमें कोई दूसरा कमरा दे दो। तो मैनेजर बोला कि उस कमरे के अलावा तो कोई कमरा खाली नहीं है, तुम चाहे तो ऑफिस में सो सकते हो। तो हम तैयार हो गए। फिर एक रात जब हम ऑफिस में सो रहे थे तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि अजय सामने ऑफिस की अलमारी से कुछ फाइल्स निकाल के देख रहा था। वो देख के मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अजय को तो पढ़ना लिखना बिल्कुल आता ही नहीं था। मैंने लेटे लेटे ही अजय को आवाज दी, अरे अजय, ये क्या कर रहा है? सो जा, सुबह देख लियो। लेकिन अजय कुछ नहीं बोला। मेरे बार बार बोलने पर भी जब वो कुछ नहीं बोला तो मैं उठ के उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ मारा। लेकिन उसके कंधे पर हाथ लगाते ही वो उसी वक्त मुझसे बहुत दूर जाके खड़ा हो गया। वो देख के मुझे तो एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया। मैं उसको देखते हुए ही उस पलंग पे बैठ गया जिस पे वो सोया करता था। पलंग पे बैठा तो मुझे अजय अपने पलंग पर ही सोता दिखाई दिया। वो देख के मैं बहुत डर गया और जोर से चिल्लाया। मेरे चिल्लाने की आवाज सुन के अजय उठ गया। मैंने जल्दी से उसको सारी बात बताई, लेकिन तब तक वो दूसरा अजय वहां से गायब हो चुका था। लेकिन वो दिखने में बिल्कुल अजय के जैसा ही लग रहा था। फिर अगले दिन हमने वहां रहने वाले पुराने लोगों से पूछा तो पता चला कि बहुत दिन पहले 3 भाइयों ने जायदाद के चक्कर में अपने सबसे छोटे भाई को मार के वहां एक कुएं में डाल दिया था। वो रिजॉर्ट भी उसी जमीन पर बना हुआ है, लेकिन उस आदमी की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। ये अगली कहानी एक जिन की है। ये मेरी एक कजन के साथ हुआ था, आज से करीब 35 साल पहले, जब मेरी कजन सिर्फ 6 साल की थी। हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा हुआ करता था। तो एक दिन मेरी कजन नजरा आंगन में खेल रही थी। घर के बाकी लोग भी वहां पास में ही बैठे हुए थे। तभी नजरा खेलते खेलते अचानक वहां से गायब हो गई। तो उसकी मम्मी जो वहीं बैठी थी, उन्होंने उसको गायब होते देखा तो उसी वक्त उसको आवाजें लगाने लगी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई
कि खेलते खेलते वो कैसे गायब हो गई। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिली। इसी बीच मेरी अम्मी किचन में सब्जी रखने के लिए गई तो देखा कि नजरा घर के अंदर फर्श पर पड़ी हुई थी। उसको देखते ही उन्होंने सबको आवाज लगा के वहां बुला लिया। बाद में एक मौलाना को घर में बुलाया गया पूछने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था। वो घर में आए तो उन्होंने नजरा से पूछा कि तुम कहां गायब हो गई थी। तो वो बोली कि मैं तो आंगन में ही खेल रही थी, लेकिन तभी वहां दो आदमी और एक औरत आए और मुझे उठा के ले गए। मुझे उठा के वो लोग एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। फिर उनमें से एक आदमी बोला कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं कि इसके घर में क्या चल रहा है। उसने देखा कि तब तक पूरे घर में अफरा तफरी मच चुकी थी, तो वो तीनों मुझे वहीं छोड़ के भाग गए। मौलाना ने बताया कि वो लोग जिन थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही इसको गायब किया, इसकी मां उसी वक्त चिल्लाने लगी और इसी वजह से वो लोग इसको छोड़ के भाग गए। ये आखिरी कहानी मेरी एक सिस्टर की जेठानी की लड़की की है। ये आज से 17 साल पहले की बात है। वो लोग बहुत ही मॉडर्न थे और उनका रहना खाना भी बहुत अच्छे से होता था। उनकी एक लौती बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो हमेशा मॉडर्न और वेस्टर्न कपड़ों में ही रहा करती थी, लेकिन एक दिन जब वो अपने घर से बाहर आई तो सबने देखा कि उसने बुर्का पहना हुआ था। सब मोहल्ले वाले हैरान रह गए, लेकिन उस दिन से वो हमेशा बुर्के में ही रहने लगी। धीरे धीरे ये बात सब लोगों को पता चल गई कि उस लड़की के ऊपर किसी जिन का साया आ गया है और वो ही उसे ये सब करने को बोलता है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। बहुत से मौलानाओं को भी दिखाया, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। वो जिन भी उनको धमकी देता था कि अगर तुम इसको मौलाना के पास लेकर जाओगे तो मैं इसको मार डालूंगा, लेकिन वो लोग बस किसी तरह अपनी बेटी को ठीक करवाना चाहते थे। फिर एक दिन वो उसको बिलासपुर की एक दरगाह में लेकर गए, जहां पे उस जिन को उससे दूर कर दिया गया। उसके बाद वो लोग अपने घर वापस आ गए। फिर कुछ दिन बाद एक दिन जब उनके घर में कोई नहीं था तो उसकी मां को किचन में से कैरोसिन की बदबू आई। उन्होंने किचन में जाके देखा तो उनकी बेटी किचन में खड़ी थी। उसने अपने ऊपर कैरोसिन डाला हुआ था। वो देखते ही उसकी मां रोने लगी, बोली ऐसा मत करो। तो उस लड़की के अंदर से उस जिन ने बोला कि मैंने कहा था ना कि मौलाना के पास मत जाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब देखो मैं इसको कैसे तुम्हारे सामने जलाता हूं। इतना कह